मेरे कपड़े लौटा दो। सब लोग मुझ पर हंस रहे हैं। मैं फिर कभी शक्ति स्तंभ मुकाबले में नहीं जाऊंगा। सनी के सामने 20 साल का लड़का गिड़गिड़ा रहा था और लोग उस पर हंस रहे थे। तुम्हें क्या लगा रक्ष अकेडमी आते ही तुम एकलव्य बन जाओगे? तुम्हें पहले मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। तभी लोगों में से एक आवाज आई। मैं करूंगा तुमसे मुकाबला। सभी लोगों की नजर उस आवाज को ढूंढ रही थी। तभी भीड़ में से 18 साल का लड़का सामने आया। वो मेसोडोरिया शहर के शक्तिशाली शौर्य दल के लीडर का बेटा ध्रुव था, जिसे देखकर सनी जोर से हंसने लगा। बाकी लोग भी हंसने लगे। अरे ये तो इस साम्राज्य के होने वाले भावी सम्राट शक्ति शिरोमणि राजकुमार ध्रुव है। इसकी मंगेतर ने भरे दरबार में शादी तोड़कर इसकी हड्डियां तोड़ने की बात की और ये मुझसे मुकाबला करेगा। ऐसा क्या हुआ था ध्रुव के साथ? क्यों सब हंस रहे थे ध्रुव को देखकर? 2 महीने पहले ध्रुव की मंगेतर लारा जयान ने शौर्य महल के भरे दरबार में हंगामा खड़ा कर दिया था। तुम इतने बड़े फट्टो निकलोगी मैंने सोचा भी नहीं था। कैसे नामर्द हो तुम। एक काम करो, आज से हाथों में चूड़ियां पहनो। तमीज से बात करो लारा। ख्याल रहे तुम मेरे राज दरबार में खड़ी हो। शक्ति स्थान मुकाबले में ध्रुव अपनी शक्तियां साबित नहीं कर पाया, इसलिए लारा को बेहद शर्मिंदा होना पड़ा था। इसलिए गुस्से में आकर उसने दरबार में सबके सामने ध्रुव से शादी तोड़ने की बात की थी। मैंने तो दादाजी से सुना था कि तुम्हारे पैदा होने के बाद महाराज अरेंद्र ने सबको मिठाइयाँ बांटी थी, क्योंकि किसी हकीम ने बताया था कि भविष्य में तुम शक्तिशाली योद्धा बनोगे। लारा की बात सुनकर अरेंद्र ने शर्म से अपना सिर नीचे झुका दिया। महाराज अरेंद्र, पूरे राज दरबार को बताइए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये कमजोर निकम्मा लड़का पैदा हुआ। ध्रुव आपका ही बेटा है ना? लारा के सवाल से पूरा राज दरबार चौंक गया। अब राजा अरेंद्र के सब्र का बांध टूट चुका था। जबान संभाल के लारा। अच्छा तो बताओ ना, क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में हकीम ने आपको बताया था? रानी माधवी के पेट में सच में आपका ही बच्चा था ना? या ऐसी क्या बात बताई थी हकीम ने ध्रुव के बारे में? 18 साल पहले की बात है जब ध्रुव माँ के पेट में पल रहा था। 18 महीनों की गर्भवती, यह कैसे मुमकिन है? ये तो कुदरत के नियमों के खिलाफ है। वैद्य जी, रानी माधवी के पेट में पिछले 18 महीनों से बच्चा पल रहा है। मुझे लगता है हमें शहर के जाने माने हकीम को इस बारे में खबर देनी चाहिए। अगर ऐसा किया तो पूरे शहर में मेरी और शौर्य साम्राज्य की बदनामी होगी। महाराज, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हकीम को लेकर आता हूँ। शहर का मशहूर हकीम राजमहल में रानी को देखने आया। आखिर रानी माधवी का बच्चा पेट से बाहर क्यों नहीं आ रहा? महाराज, ये बच्चा किसी साधारण बच्चों जैसा नहीं है, बाकी बच्चों से काफी अलग है। अलग है मतलब? उसको कोई बीमारी है क्या? कृपया जो भी बात है वो हमें सच बताइए। नहीं नहीं, बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि आपका ये बच्चा दुनिया पर राज करेगा। हकीम की बात सुनकर पूरा शौर्य दरबार सुन्न हो गया। हकीम क्या बोल रहा था ये किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा था। मतलब? हजारों सालों में एक ही नक्षत्र ऐसा होता है जिस दिन पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही बच्चा जन्म लेता है। परसों अश्लेषा नक्षत्र की रात ठीक 12 बजे रानी माधवी को एक लड़का होगा और वो बच्चा इतना तेजस्वी होगा कि उसे देखकर आप भी प्रभावित हो जाएंगे। इस लड़के को हराना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। किसी इंसान के पास नहीं है ऐसी शक्तियाँ जो इस बच्चे में होगी और इसी वजह से उसे कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। हकीम की बात सुन राजा अरेंद्र की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पर तभी हकीम ने आगे एक बात बताई जिसे सुनकर राजा हैरान रह गया। लेकिन कई हाथियों की ताकत जिस बच्चे में होगी, उसको इस धरती पर लाने के लिए रानी माधवी को बड़ी कीमत चुकानी होगी। हकीम की बात सुन राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। कीमत? कैसी कीमत? फिलहाल रानी के इर्द गिर्द कई काली शक्तियाँ मंडरा रही हैं और वो शक्तियाँ उनके साथ क्या करेगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ये किस धर्म संकट में फंस गया हूँ मैं? खानदान को तेजस्वी लड़के के रूप में वारिस मिलेगा, इसके लिए खुशी मनाऊं या मेरी सबसे प्यारी रानी माधवी पर कोई खतरा आने वाला है, इस बात का दुख। महाराज, नियति के आगे कौन क्या कर सकता है? जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। इतना कहकर हकीम राज दरबार से चला गया। 2 दिन ऐसे ही चिंता में निकल गए। रानी के महल से रानी के चिल्लाने की आवाज शुरू हो गई। महाराज जल्दी चलिए, रानी माधवी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी है। दासी की बात सुनते ही राजा अरेंद्र के होश उड़ गए। उसे तभी हकीम ने बताई बात याद आई। राजा दौड़ते हुए रानी के महल में पहुँचे। जैसे ही उन्होंने रानी को देखा वो हक्के बक्के रह गए।
रानी का पेट बड़ा हो गया था। वो दर्द के मारे चिल्ला रही थी। राजा ने एक नजर घड़ी की ओर डाली। रात के 12 बजने के लिए सिर्फ 1 मिनट बाकी था। यहाँ दाई माँ रानी के पेट से बच्चा निकालने की कोशिश कर रही थी और तभी अचानक से मौसम ने अपना रुख बदल दिया। तेजी से बारिश गिरने लगी। ये क्या, ठंड के मौसम में बारिश? और तभी घड़ी में 12 बज गए और यहाँ रानी के कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। राजा ने जैसे ये आवाज सुनी वैसे खुशी के मारे वो कमरे में गया। महाराज, राजकुमार हुआ है, शौर्य खानदान का वारिस, आपका और महारानी का बेटा। दाई माँ की बात सुन राजा की आंखों में पानी आ गया। उसने बच्चे को हाथ में लिया। बच्चे का तेजस्वी रूप देख राजा को हकीम की बात याद आई और उनके चेहरे पर बड़ी सी हंसी आई। तभी दाई माँ ने कहा, महाराज, ये बच्चा तो हीरे जैसा चमक रहा है, इसका नाम ध्रुव रखते हैं। ध्रुव नाम राजा को भी पसंद आया। राजा बच्चे को देखने में व्यस्त हो गया और वहाँ रानी माधवी कहीं अचानक से गायब हो गई, क्योंकि ठीक 12 बजे काली शक्तियाँ जागृत हो गई थी। हाथ में बच्चा लेकर राजा रानी की ओर मुड़ा और उसके होश उड़ गए। रानी माधवी कहाँ है? सारी दासियां दाई माँ रानी को ढूंढने लगी, पर रानी कहीं नहीं मिली। और तभी पीछे से उसी हकीम की आवाज आई। इस तेजस्वी बच्चे ने काली शक्तियों से खुद को तो बचा लिया, पर अपनी माँ को नहीं बचा पाया। काली शक्तियों ने अपना काला जादू रानी माधवी पर इस्तेमाल कर दिया। पर रानी माधवी की जिंदा है या मर गई? उसके साथ आखिर क्या हुआ? ये बात एक राज बनकर रह गई। पर जिस जगह ध्रुव का जन्म हुआ वहाँ रानी की अंगूठी राजा अरेंद्र को मिली और वो अंगूठी राजा ने ध्रुव को रानी के आशीर्वाद के रूप में पहना दी। और हकीम के कहे अनुसार कुछ समय में ध्रुव पूरे ओहान साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली एकलव्य बन गया। और फिर एक दिन ऐसा आया जो ध्रुव के जीवन का काला दिन बन गया। सबसे शक्तिशाली ध्रुव अचानक अपनी सारी शक्ति खो चुका था। पिछले 3 सालों से ध्रुव अपनी शक्तियाँ वापस लाने में नाकाम हो रहा था। इसलिए लारा ने आज ध्रुव के पिताजी के चरित्र पे सवाल करके उन्हें अपमानित किया था। लारा के तेवर देखकर ध्रुव गुस्से से लाल हो गया। लारा! ध्रुव लारा की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, अब एक और शब्द नहीं। तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ना है तो ये जरूर टूटेगा, लेकिन उससे पहले हमारी शादी होगी, एक रात की शादी। उसके बाद मैं तुम्हें तलाक देकर इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। बताओ, है मंजूर? लारा गुस्से से लाल हो गई। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें मालूम भी है इससे मेरी और मेरे परिवार की कितनी बदनामी होगी? तो जो तुम कर रही हो उससे हमारे परिवार की भी बदनामी ही होगी, और जब बदनामी होनी ही है तो क्यों ना दोनों की हो। हाथ की चुटकी बजाते हुए लारा ने कहा, 3 साल बाद हम दोनों के बीच एक मुकाबला होगा। अगर उस मुकाबले में मैं जीत गई तो तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ना होगा, और अगर तुम जीत जाते हो तो वही होगा जो तुम चाहते हो। बोलो, है मंजूर? शर्त सुनकर महल में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें ध्रुव पर लगी थीं। तभी ध्रुव बोला, मंजूर है। ध्रुव के गुस्से और उसकी आंखों में आत्मविश्वास को देखकर लारा भी एक बार के लिए डर गई और वो वहाँ से चली गई। ध्रुव महल से बाहर निकला और वो शहर से बहुत दूर जंगल में बनी अपनी माँ की समाधि के पास पहुँचा। माँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मेरी शक्तियाँ कैसे चली गई? इस तरह तो मैं 3 साल के बाद भी लारा से मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, और अगर कर भी लिया तो उसे हराऊंगा कैसे? आखिर कैसे? हताश होकर अपना सर माँ की समाधि पर रख दिया और रोते हुए कहा, 3 साल बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर मैं अपनी शक्तियों को वापस हासिल नहीं कर सका तो मुझे मैसेडोनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। ऐसा क्या गलत किया है मैंने? कौन से पाप की सजा मिल रही है मुझे? ये कहते हुए ध्रुव अपनी मुट्ठी बंद करके जमीन पर जोर से अपना हाथ पीटने लगा। तभी उसने सुना, ध्रुव, रोना बंद करो। ध्रुव ने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। तुम्हारी अंगूठी में देखो। ध्रुव ने माँ की दी हुई आखिरी निशानी अंगूठी देखी। काले पत्थर की अंगूठी चमक रही थी। अचानक अंगूठी में से सफेद धुआं निकलकर एक साई की तरह सामने खड़ा हो गया। कौन हो तुम और मेरी अंगूठी में क्या कर रहे थे? उसकी बात सुनकर वो साया मुस्कुराया और ध्रुव के पास आकर बोला, मेरा नाम विदुर है। मैं कई वर्षों से तुम्हारी अंगूठी में सो रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम्हें 3 साल में एकलव्य बनकर तुम्हारी होने वाली बीवी लारा के साथ मुकाबला करना है। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी शक्तियाँ क्यों चली गई हैं और उसे फिर से वापस कैसे लाना है। विदुर की बात सुनकर ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तुम्हें वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। अभी तुम
बस खुद पे ध्यान दो। तुम्हें कम समय में शक्तियाँ हासिल करने के लिए महल छोड़कर रक्ष एकेडमी में जाना पड़ेगा। वहाँ ऐसी दुर्लभ विद्या पढ़ने को मिलेगी जो पूरे मार्कस ग्रह पर कहीं नहीं सिखाई जाती। लारा के साथ मुकाबला करने के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। माँ की समाधि से निकलकर ध्रुव अपने शौर्य महल में वापस आ गया और वहाँ उससे मिलने उसके पिता अरेंद्र आए। उन्होंने देखा कि ध्रुव गहरी सोच में है। उन्हें पता था कि आज लारा ने कैसे उनके बेटे के साथ छल किया, लेकिन इससे भी बड़ी धोखेबाजी ध्रुव और अरेंद्र के साथ अरेंद्र के ही भाई ने की थी। अरेंद्र को वो काला दिन याद आया जब शौर्य महल की गद्दी हथियाने के लिए अरेंद्र के भाई भैरवा ने एक गंदा खेल खेला था। उस दिन अरेंद्र जैसे ही महल में पहुँचे, उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका भाई, जिसे उन्होंने शौर्य दल का सेनापति बनाया था, वो उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा। अरेंद्र ने भैरवा को देख तेज आवाज में कहा, सेनापति भैरवा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिंहासन पर बैठने की? क्या तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं है? हिम्मत? अब ये साम्राज्य भी मेरा, ये सेना और ये लोग भी मेरे, और ये सिंहासन भी मेरा। और अब तू राजा नहीं, बल्कि अब तू है मेरा गुलाम। बकवास बंद कर भैरवा। इन मुट्ठी भर सिपाहियों के दम पर कुछ भी मत बोल। अगर महारानी माधवी यहाँ होती तो तेरी गर्दन धड़ से अलग हो जाती। महारानी? अरे उसे तो मैं कब का मौत की नींद सुला चुका। पूरे साम्राज्य में खोज के देख लो, आखिर कहाँ है तुम्हारी महारानी? तुम्हारे जैसा आदमी महारानी की धूल बराबर भी नहीं है। जरूर तुमने धोखे से महारानी को कहीं छुपा दिया है। समझ सकता हूँ अरेंद्र, तू सदमे में है, इसलिए भरोसा नहीं कर पा रहा है कि रानी की सांसें अब थम चुकी है। भैरवा, तू चाहे जितनी भी साजिशें रच ले, भूल मत कि तूने ये राज सिंहासन धोखे से पाया है। अरेंद्र, तुम्हारा राजपाट चला गया, फिर भी जुबान चल रही है। जब मैंने तुम्हारी शक्तिशाली महारानी को मार डाला, जिसके दम पर तुम राजा बने बैठे थे, तो अब तुम मेरा क्या ही कर लोगे? भैरवा, मेरा बेटा ध्रुव अभी जिंदा है। वो तुझको तेरे किए की सजा जरूर देगा, क्योंकि वही है इस सिंहासन का असली हकदार। अच्छा, तुम्हारा वो बेटा जो तुम दबा कर जाने कहा भाग गया, वो मुझे मारेगा? वो तो एक भगोड़ा है। अरे जब तुम्हारी महारानी कुछ न कर सकी, तो तुम्हारा बेटा मेरा क्या ही कर लेगा? मेरा एहसान मानो कि अब तक तुम जिंदा हो। जाओ, जाकर अपने बचे कुछ दिन कैद खाने में काटो। अगर मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी जान ले लूंगा। भैरवा ने अपने करीबियों के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया और खुद को शौर्य महल का राजा घोषित कर दिया और अफवाह फैला दी कि उसने बेहद शक्तिशाली महारानी को भी मार डाला। जब महारानी के किसी वफादार को भैरवा के धोखे भरे विद्रोह का पता चला, तो उसने सबसे पहले ध्रुव को इसकी खबर दी। राजकुमार ध्रुव, आपको जल्द से जल्द मैसेडोरिया छोड़ना होगा। शौर्य महल पर भैरवा ने विद्रोह कर कब्जा कर लिया है और हर वफादार का सिर एक एक कर धड़ से अलग कर रहा है। क्या बेकार की बातें कर रहे हो? तुम होश में तो हो? मैं जानता हूँ कि आपको इस बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही सच है। आप तो जानते हैं मैं महारानी का पुराना वफादार हूँ। उन्हें शायद पहले से ही इस बात का शक था, इसीलिए महारानी ने मुझे आपके नाम ये चिट्ठी दी थी और ऐसे हालात होने पर आपको इसे देने के लिए कहा था। आप तुरंत यहाँ से निकलिए। मैसेडोरिया के बाहर पहाड़ों के पीछे जंगलों में आपको मैसेडोरिया का पुराना योद्धा मिलेगा, जो आपकी रक्षा करेगा और आपको युद्ध अभ्यास करवाएगा। वो आपको युद्ध कलाओं में अभ्यास कराकर एक शक्तिशाली योद्धा बनाएगा, ताकि आप भैरवा से अपना बदला ले सकें। लेकिन मेरी माँ और बाबा का क्या? उनकी चिंता आप मत करिए। इस वक्त आपका सुरक्षित होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ओहान साम्राज्य की पूरी उम्मीद अब आप पर ही टिकी है। ना चाहते हुए भी ध्रुव को अपना शहर मैसेडोरिया छोड़ना पड़ा। उसने मन ही मन खुद से कहा, भैरवा, मैं जल्द तेरा काल बनकर लौटूंगा। वहीं अरेंद्र की बेहद शक्तिशाली पत्नी माधवी के मरने की खबर फैलते ही राजा अरेंद्र और साम्राज्य की जनता को सदमा लग गया। अरेंद्र को बंदी बना लिया गया और महारानी का कटा हुआ सिर एक कपड़े में लपेटकर राजमहल के दरवाजे पर एक जीते हुए इनाम की तरह लटका दिया गया। लोग परेशान थे कि आखिर कौन उन्हें भैरवा के आतंक से बचाएगा। उधर ध्रुव जंगल में दिन रात अभ्यास करके खुद को फौलाद जैसा मजबूत बना रहा था। ध्रुव अब एकलव्य बनने के बहुत करीब था। आखिर वो दिन भी आ गया जब ध्रुव की शक्तियाँ 10वें स्तर पर पहुँच गयीं और वो एकलव्य बन गया। अब वक्त आ गया है कि मैं वापस अपने मैसेडोरिया शहर और अपने लोगों के बीच जाकर उस भैरवा को उसके किए की सजा दूं और अपने लोगों को उसके आतंक से आजाद कराऊं।
आ गए ध्रुव। कई सालों से मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मेरी ये तलवार कब से तुम्हारे खून की प्यासी है। ये तो तुझे पता चल ही जाएगा भैरवा कि आज किसके खून की प्यास बुझेगी। कहते हुए ध्रुव ने अपनी पूरी शक्तियों को इकट्ठा करके एक आग का गोला भैरवा की ओर फेंका। भैरवा ने किसी तरह तलवार की मदद से खुद को उस गोले से बचाया। ध्रुव ने कई तरह की युद्ध टेक्निक से भैरवा पर हमला किया, पर भैरवा हर बार खुद को बचा ले रहा था। आखिर में ध्रुव ने अपनी तिलस्मी तलवार निकाली। भैरवा, अब तुझे मेरे वार से कोई नहीं बचा पाएगा। आजा बच्चे, एक और बार कोशिश कर ले। ध्रुव और भैरवा की तलवारें आपस में टकराते ही जोर की बिजली कड़की। भैरवा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ध्रुव उस पर भारी पड़ेगा। आखिरकार ध्रुव ने भैरवा को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन मरते मरते भैरवा ने भी अपनी तलवार से ध्रुव पर वार कर दिया, जिससे ध्रुव को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस वार ने ध्रुव की शक्तियों का स्तर नीचे ला दिया। पल भर में ध्रुव भी खुद को बेहद कमजोर महसूस करने लगा, यहाँ तक कि उसके हाथ से उसकी तिलस्मी तलवार भी छूटकर गिर गई। हो, ये क्या हो गया? मैंने इस भैरवा से अपना बदला तो ले लिया, लेकिन लगता है इस धोखेबाज ने मरने से पहले वार करके मेरी शक्तियाँ मुझसे छीन ली है। अचानक ध्रुव ने देखा कि उसने हाथ में जो अंगूठी पहन रखी है वो चमकते हुए रंग बदलने लगी। तभी आसमान में जोर की बिजली कड़कने की आवाज आई। तभी आकाश से बिजली गिरी जो सीधा ध्रुव की अंगूठी में जा समाई, जिसके बाद ध्रुव वहीं बेहोश हो गया और उसे अपने साथ हुई सारी घटना भूल गई। आसमान से गिरी बिजली क्यों ध्रुव की अंगूठी में जा समाई? अचानक ध्रुव की अंगूठी चमकते हुए क्यों बदलने लगी रंग? क्या भैरवा ने ध्रुव की शक्तियाँ छीन ली हैं? क्या थी ध्रुव की माँ की मौत की सच्चाई? भैरवा के सिंहासन पर कब्जा करने के बाद कहाँ गायब हो गई थी ध्रुव की माँ? 3 साल बाद ध्रुव और लारा के बीच क्यों होने वाला था मुकाबला? विदुर की मदद से अब आगे और क्या चमत्कार करेगा ध्रुव? जानने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने रहस्य और रोमांच से भरी एक शानदार कहानी सुपर योद्धा, जिसे पॉकेट FM पर 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सुना है। आप भी सुनिए बिल्कुल फ्री।